हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के इस नए सेशन में। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स है और इसमें हम बता दें आपको कि ये किस तरीके से हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में जो हम लोग देखेंगे साथियों, है ना, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का जो 2023 का पेपर है, ठीक है। तो पीवाईक्यू से कैसे प्रश्न बनते हैं, कई बार क्लास में ये बताया जाता है कि पीवाईक्यू से प्रश्न बनेंगे। तो उस चीज़ को कैसे देखा जाए, कैसे पढ़ा जाए, समझा जाए, उस चीज़ को लेके यहाँ पे कंप्लीट आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में उपलब्ध कराया गया है। जो अन्य पॉइंट्स बन सकते हैं पीवाईक्यू से, ठीक है, उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स जो आप देखेंगे अभी आपके सामने वन बाय वन करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये सेशन आप लोग के लिए कैसा रहेगा, सेशन को देखने के बाद से अपनी राय ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और ये सेशन आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं, क्योंकि इसमें बहुत एक अच्छा खासा टाइम लगा इसको बनाने में। सिर्फ अभी 1 साल का है, सिर्फ 2023 का। और इसको जैसा कि हमने आपसे कहा था कि जल्द आने वाला है, तो इसको कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लगा है। और इसी तरीके से कोशिश ये की जा रही है कि आपको जो है प्रीलिम्स से पहले तक कम से कम 10 साल के जो पीवाईक्यू है उसके शॉर्ट नोट्स आपको इस तरीके से दे दिए जाएँ, हैंड रिटन। और जो उसके क्वेश्चन अन्य क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहाँ पे समझाया बताया जाएगा। ठीक है, जो साथी नए हैं उनको बता दें कि टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ठीक है, टेलीग्राम जुड़ना ना भूलिएगा। और उसके साथ-साथ एक सीरीज़ चल रही है, बूस्टर सीरीज़। बूस्टर सीरीज़ को आप कंप्लीट ज़रूर कर लीजिएगा। करंट अफ़ेयर के बहुत सारे सेशन हैं, ठीक है? करंट अफ़ेयर कितना पढ़ा दिया गया इस चैनल पे, जहाँ से आपको प्रीलिम से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है? उसके लिए यहाँ पे कंप्लीट चीज़ें बता दी गई हैं, पढ़ा दी गई हैं। और साथ-साथ टेस्ट सीरीज़ का एक सेक्शन है, उसमें जाइए। कंप्लीट इम्पोर्टेंट जो टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करा दी गई हैं। तो फटाफट से उन सारे सेशन को आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, जो भी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए देने जा रहे हैं इस बार, ठीक है? तो स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को और देखिएगा वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन वाइज़ हैं, है ना? और ये सारे के सारे नोट्स बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है? पहला पॉइंट है जो क्वेश्चन के रूप में पूछा गया था, ठीक है? 69वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023, ठीक है? उसमें एक प्रश्न था इस तरीके से कि 69वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो किससे संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो संबंधित है दिल्ली को जो है इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। ये पॉइंट इसमें पूछा गया था। इसके साथ जो हमें अन्य पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखना चाहते हो, ध्यान दीजिएगा कि ये 1991 का है संविधान संशोधन, ठीक है? इसमें ये पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को, है ना, बनाया गया था किसको? दिल्ली को। और 69वां संविधान संशोधन 1991, ठीक है? आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट देखिएगा। ये प्रश्न के रूप में पूछा था कि जो उत्तर प्रदेश है अपना, ठीक है, वो उसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, वो उसमें कितना जो है आप देखेंगे भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना जो है यहाँ पे वन क्षेत्र है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो पॉइंट बना था 9.23 था, उस समय जो आंसर के अकॉर्डिंग था यहाँ पे 9.23% जो था आपका, ये भौगोलिक क्षेत्र था उत्तर प्रदेश का क्या है कुल वन में। अगला पॉइंट था कि गैर पारंपरिक जो ऊर्जा के स्रोत हैं, क्या है? गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत या उनको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कह लीजिए, वो कौन-कौन से होते हैं? तो उदाहरण के तौर पे आप एग्ज़ाम्पल देखें, यहाँ पे सौर ऊर्जा, ठीक है, जैव ऊर्जा, है ना? जैवीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये सारे के सारे क्या हैं? गैर पारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कह लीजिए, ठीक है? ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? कौन-कौन से इसमें है? सौर ऊर्जा है ना? जैव ऊर्जा या उसके साथ-साथ पवन ऊर्जा, ये सारे इसमें रहेंगे। इसी तरीके से ऑप्शन देके आपसे पॉइंट पूछा जाता है इसमें कि कौन-सा है, कौन-सा नहीं है। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, फिरोज़ शाह तुगलक, ध्यान से सुनिएगा। फिरोज़ शाह तुगलक के जो नागरकोट अभियान था, प्रश्न इसी तरीके से था, ठीक है? उसके दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किसने किया था? तो उस टाइम पे उसका तो आंसर हो जाएगा अज़ीज़ुद्दीन खालिद, ठीक है? सानी, है ना? खालिद जो खानी है, इन्होंने किया था। इसके साथ 2 अन्य पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ये जो किया था उसको फ़ारसी भाषा में किया था, ठीक है? संस्कृत किस भाषा में? फ़ारसी भाषा में। उसका नाम इसने क्या दिया था, है ना? दलाइल, ठीक है? ए फ़िरोज़ शाही, ठीक है? दलाइल जो है ए फ़िरोज़ शाही इसका नाम दिया था। इम्पोर्टेंट ये रहेगा जो अब अगला इसमें जो क्वेश्चन बनेगा, इस बार तो सिर्फ पूछ लिया कि किसके द्वारा किया गया, तो नाम पूछ लिया गया। अगली बार मे बी यहाँ से प्रश्न जब बनेगा तो पूछ ले कि उस किताब को उसने नाम क्या दिया था, किस भाषा में किया था, ठीक है? ये बताया गया था इस प्रश्न में कि संस्कृत भाषा का किया था, 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था। लेकिन आगे चल के इसमें समझ में आएगा, अगर प्रश्न बनता है ऐसा तो किस भाषा में किया गया था, सिंपल सा पूछे कि फ़ारसी भाषा में जो फिरोज़ शाह तुगलक के अभियान के समय किया गया था, ट्रांसलेशन, उस ट्रांसलेशन की अगर हम बात करेंगे तो किस नाम से था, तो ये नाम आपको ध्यान रखिएगा, दलाइल ए फ़िरोज़ शाही ये नाम था, ठीक है? अगला पॉइंट है कि निर्धनता क्या है? तो निर्धनता ध्यान दीजिएगा,
निर्धनता यहाँ पे पॉइंट पूछा था कितने अब प्रकार का होता है, 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से 2 जो मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन थे उसमें थे। तो ध्यान दीजिए निर्धनता 2 प्रकार के हैं। एक तो है पूर्ण या परम निर्धनता, ठीक है, पूर्ण निर्धनता जिसको एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। दूसरा है सापेक्ष निर्धनता यानी रिलेटिव पॉवर्टी। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है किससे, निर्धनता से संबंधित। वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे, 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पूर्ण निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता, ठीक है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट, आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि जो है, ठीक है, आर्थिक जो विकास है और उसके साथ साथ जनसंख्या वृद्धि है, ये परस्पर क्या है, तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इट मीन्स यहाँ पे जो कथन कारण में ये प्रश्न था, तो आर्थिक विकास है ये इसको देखिए और जनसंख्या वृद्धि, ये दोनों क्या है ना, तो परस्पर म्यूचुअली देखें एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। यानी जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो आर्थिक विकास प्रभावित होगा, अगर एक हटती है तो भी ये प्रभावित होगा। तो इन दोनों का आपस में इस तरीके से को रिलेशन है, ये आपको ध्यान में देना है। साथ ही एक बार फिर से कह रहे हैं कि आप जो आपका इस क्लास को लेकर अनुभव है उस अनुभव को आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आगे फर्दर क्लास को डिजाइन करने में और क्या पॉइंट्स में ऐड किया जा सकता है या किस तरीके से क्लास को और अन्य उसमें पॉइंट्स को बनाया जा सकता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगला पॉइंट है घटनाओं का क्रम। इस तरह का बूस्टर सीरीज में बताते टाइम आपको बताते हैं कि देखिएगा कि अरेंज करने के लिए किस तरीके से पूछता है। कि यहाँ पे यही पूछा हुआ है, 4 इवेंट दिया हुआ था, ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक, प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया और लागू किया गया। ये जो पॉइंट है ये नहीं दिया हुआ था प्रश्न में, क्योंकि आपको इसी को अरेंज करना रहता है। ये जो आपको 4 स्टेटमेंट है ये आपको अरेंज करना रहे, लेकिन अरेंज आप तभी कर पाएंगे घटनाओं को जब आपको एग्जैक्ट डेट मालूम हो, ठीक है। तो डेट देखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक आप ध्यान देंगे 9 दिसंबर 1946, ठीक है। उसके साथ प्रारूप समिति की जो नियुक्ति हुई थी वो 29 अगस्त जो है 1947 को होती है। प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया आप जानते हैं 26 नवंबर 1949, और जब इसको लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950। तो इस तरीके से 4 स्टेटमेंट था, 1 2 3 4 करके इसको अरेंज करना था, कूट में दिया हुआ था, ठीक है। तो जब डेट आपको पता रहेगा तो ही आप इस प्रश्न के इस तरीके से प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। आई होप कि आपको क्लियर होगा ये घटनाओं का क्रम, ठीक है। अब आगे जो फर्दर प्रश्न बनेगा इसमें से ये हो सकता है कोई 2 इसमें से उठा ले, मान लीजिए कि ये प्रारूप समिति ले लिया, संविधान को अंग्रेज 2 इसमें डेट लिखे, फर्दर कोई 2 डेट नया मिक्स कर दे। तो जब आपको 2 यहाँ से तैयार रहेगा एटलीस्ट, तो इस तरीके से पीवाईक्यू आपको हेल्प करेगा अगले प्रश्न को सॉल्व करने में। अगला देखिए, कुछ रोग दिया हुआ था और कारक दिया हुआ था, ठीक है। तो उसमें से आपको बताना था मिलान करने टाइप में कि डेंगू जो है आप देखिए किससे होता है, विषाणु वायरस से होता है। फील पाँव जो है आपका क्रीमी वर्म से जो होता है फील पाँव। मलेरिया की बात करेंगे तो ये प्रोटोजोअल डिजीज है, और जो पेप्टिक वर्ण है ये आपका जीवाणु बैक्टीरिया से होता है। अब देखिए फिर यहाँ से जब आगे प्रश्न बनेगा तो उसमें से यही हो सकता है, जब प्रश्न चेंज होगा तो कोई 2 बीमारी इसमें मान लीजिए डेंगू ले लिया गया, मलेरिया ले लिया गया, बाकी 2 बीमारी और उसमें ऐड कर दी गई, ठीक है। तो एटलीस्ट जब यहाँ का ये पीवाईक्यू आप अच्छे से किए रहेंगे तो आपको ये विषाणु और ये प्रोटोजोआ वाला और बाकी 4 पॉइंट पता रहेंगे तो फर्दर क्वेश्चन में आपको हेल्प मिलेगी। ऐसा नहीं होता है कि पीवाईक्यू से सीधे-सीधे प्रश्न बने, पहले बनते थे लेकिन अब बहुत कम चांसेस है कि सीधे-सीधे वही प्रश्न बनाए, ठीक है। लेकिन उसी प्रश्न से जो अन्य प्रश्न बनते हैं उस तरीके से पीवाईक्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो इस सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा, क्योंकि इस तरीके से आप कीजिएगा तो आपका जो प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, है ना। इतना कर लेंगे पीवाईक्यू और प्लस के साथ करंट अफेयर पे फोकस बनाए रखिएगा। अगला है पुस्तक दिया हुआ है और विषय दिया हुआ है, 4 पुस्तक है, मिलान करना था। अलग-अलग पुस्तक अलग-अलग नाम से जिसको मिलान करना है। तो देखिएगा पहला पुस्तक है मीराते सिकंदरी, ठीक है। मीराते सिकंदरी की बात करेंगे तो ये गुजरात विजय से संबंधित है, गुजरात विजय से संबंधित है मीराते सिकंदरी। बुरहाने माशिर की बात करेंगे तो बहमनी का जो है ना, बहमनी का अहमदनगर है उसके इतिहास के बारे में बुरहाने माशिर। रियाजुल सलातिन की अगर बात करेंगे तो बंगाल का इसमें इतिहास दिया गया था। और रियाजुल इंशा की बात करेंगे तो महमूद गवाह के जो पत्र है उसके पत्रों का ये क्या था, संग्रह था, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है इन पुस्तकों का, विषय पे पूछा हुआ पुस्तक है, ठीक है। और यहाँ पे ये हो सकता है कि आपको फिर से इसमें से कोई 1-2 निकाल के अलग से पूछ ले। तो जो अलग-अलग है, मीराते सिकंदरी, बुरहाने माशिर, रियाजुल सलातिन और रियाजुल इंशा, चारों पुस्तक आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। अगला पूछा हुआ था देखिएगा कि ये भी स्टेटमेंट वाला पॉइंट था। तो पॉइंट को यहाँ पे समझिएगा कि देश के जो पर्यावरण है उसको बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, पहला स्टेटमेंट था। दूसरा कह रहा है कि जनसंख्या में जो तीव्र वृद्धि होगी तो पर्यावरणीय असंतुलन का कारण बनेगा, कथन कारण का ये पॉइंट था। तो बनेगा ही बनेगा। देखिए जब मान लीजिए देश में जो पर्यावरण को अगर बनाए रखना है तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप क्या करें, जनसंख्या नियंत्रण करें।
अगर जनसंख्या नियंत्रण अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है तो ये आपको कहीं न कहीं पर्यावरण को असंतुलित करेगा। तो वही ये बात दूसरी स्टेटमेंट में थी कि जनसंख्या में अगर तीव्र वृद्धि होती है, ठीक है? तो ये क्या करेगा? पर्यावरण में असंतुलन या डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, ठीक है? तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट के पॉइंट थे, आपको ध्यान में रखने हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि वायसराय जो लॉर्ड हार्डिंग है, उस पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी कौन-सी संस्था थी, ठीक है? तो संस्था का मतलब जो जिन्होंने बम फेंका था, हार्डिंग जो बम कांड के नाम से भी इसको जाना जाता है, हार्डिंग बम कांड या दिल्ली षड्यंत्र के नाम से इस घटना को जाना जाता है। तो ये जो मेंबर थे इसके अनुशीलन समिति के थे, किसके? अनुशीलन समिति के ये मेंबर थे, जिन्होंने हार्डिंग पर बम फेंका था और इसको अलग-अलग नाम दिया गया, हार्डिंग बम कांड, ठीक है? दिल्ली षड्यंत्र, इस तरीके से अलग-अलग नाम दिया गया। मेंबर की बात की गई तो अनुशीलन समिति से ये मेंबर बिलॉन्ग करते थे। अगला पॉइंट है कि कुछ दर्शन दिया हुआ और उसके प्रचारक, ठीक है? तो दर्शन जो 6 इम्पोर्टेंट दर्शन है, वो तो आपको बताया जा चुका है। तो उसमें देखिए पूछा है कि न्याय है, इसमें आपको करेक्ट करके यहाँ बता दिया गया न्याय, है ना? गौतम का, ऋषि गौतम का। उत्तर मीमांसा की बात करेंगे तो बदरायण, पूर्व मीमांसा की बात करेंगे तो जैमिनी और वैशेषिक की बात करेंगे तो कणाद। तो ये 4 यहाँ पर हैं, ये इम्पोर्टेंट रहेंगे, ये आपसे पूछा जा चुका है ना? बाकी इसके अन्य पॉइंट्स जो हैं आपको स्टार्टिंग में कवर अप करा दिया गया। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि जैसे इस तरह के जो दर्शन है, 6 के 6 दर्शन, ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट, भारत में जो है पहली बार जनगणना कब स्टार्ट की गई थी? तो ध्यान दीजिएगा 1871-72 में स्टार्ट की गई थी लॉर्ड मेयो के समय में, ठीक है? ये जो है पहली बार जनगणना का कह रहा है, लेकिन अगर हम बात करेंगे उसी उसके समय स्टार्ट की गई थी लॉर्ड मेयो के। लेकिन अगर हम देखें तो नियमित जनसंख्या कब स्टार्ट हुई जनगणना का? तो 1881 ईस्वी में जो है लॉर्ड रिपन के काल में ये स्टार्ट होती है। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हालाँकि जब ये प्रश्न पूछा था तो आयोग ने पहले वाले को यहाँ पे सही माना था, पहली बार पूछा था तो उस हिसाब से 71-72 लॉर्ड मेयो याद रखिएगा। लेकिन नियमित अगर हम बात करेंगे तो 1881 में स्टार्ट होता है, लॉर्ड रिपन के समय में ये स्टार्ट होता है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट कह रहा है कि कवित्री दिया हुआ है और एक तरफ उनके पुस्तक को दिया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अब इस बार हो सके 23 का ये प्रीलिम्स का था, 24 में भी यहाँ से जो बुक है इसमें से 1-2 किताब फिर से आपसे लेके रिपीट करके पूछ ले। फिर चारों के चारों जो किताबें हैं और उसके राइटर हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। पहला है गंगाबाई, ये कवित्री गंगाबाई, इन्होंने लिखा था देवी त्रिया निषेध, देवी त्रिया निषेध इनकी पुस्तक का नाम है। दूसरा नाम है दयाबाई, ठीक है? दयाबाई इनका जो पुस्तक है वह है विनय मलिक, ठीक है? विनय मल्लिका इनकी पुस्तक का नाम है। सहजोबाई अगला नाम आपको देखने को मिल रहा होगा, सहजोबाई, इन्होंने लिखा है सहज प्रकाश, क्या लिखा है? सहज प्रकाश इनकी पुस्तक का नाम है। और सोन कुमारी लास्ट अंतिम नाम है इसमें, उन्होंने लिखा है स्वर्ण बेली की जो कविता है, स्वर्ण बेली की कविता, उसको इन्होंने लिख रखा है। तो ये पुस्तक चारों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? यहाँ से मे बी आप पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से आपको 1-2 प्रश्न जो है आगे बने, तो ये प्रश्न पॉइंट सारे के सारे आपको क्लियर होने चाहिए। अगला कह रहा है पंचायतों के चुनाव का संचालन, ठीक है? कौन करता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, पंचायत के जो चुनाव का संचालन है, वो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, ठीक है? ये कहाँ पे बताया गया? तो अनुच्छेद 243 के की में इसका मेंशन किया गया है। और जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त है क्या? तो ये जो है इसमें एक निर्वाचन आयुक्त होगा, जिसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पे जहाँ पे देखिए जो पॉइंट्स बन सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे कवर अप किया गया है। सिर्फ यहाँ से पूछा था कि पंचायतों के जो चुनाव है, उनका संचालन कौन करता है? ऑप्शन के हिसाब से वहाँ पे तो राज्य निर्वाचन आयोग होगा, ठीक है? राज्य निर्वाचन आयोग। लेकिन यहाँ पे जो अन्य पॉइंट्स आपको बता दिया, ये आर्टिकल 243 का के इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। राज्य निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और एक पॉइंट ये इस समय याद रखिएगा कि जो स्टेट राज्य लोक सेवा आयोग है, जिस तरीके से इस बार चर्चा में रहा है, ठीक है? यूपी हुआ अपना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, तो मे बी इसके जो आयोग हैं, इसके मेंबर हैं, इसके अध्यक्ष का जो नियुक्ति है, कार्यकाल है ना? उनको कैसे हटाया जा सकता है, उनकी जो क्या कहते हैं, काम करने की शैली, इन सब पे कहीं न कहीं एक स्टेटमेंट वाला प्रश्न आपसे बन सकता है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से तैयार रखना है, ठीक है? स्टेट ले का जो लोक सेवा आयोग है, इसके आर्टिकल से लेके बाकी सारे प्रावधानों को अच्छे से देख लीजिएगा। अगला पॉइंट है चरक संहिता के बारे में। तो ये ग्रंथ जो आप जानते ही हैं कि ये चरक के द्वारा लिखा गया था। ये एक चिकित्सक थे, कहाँ पे? कुषाण शासक जो है कनिष्क के दरबार में, उसके टाइम की ये है चरक संहिता। ये बहुत ही फेमस किताब है और इसमें ये पॉइंट जो पूछा था कि इसमें कितने अध्याय और कितने खंड हैं। तो आप देखिएगा 120 अध्याय और 8 खंड हैं इसमें, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? प्रश्न ये था 120 अध्याय और 8 खंड के से अलग जो 2-3 पॉइंट है आपको ध्यान रखना है।
चरक संहिता जो है, चरक ये एक चिकित्सक थे, इनके द्वारा लिखा हुआ है। और ये जो है कुषाण शासक है ना, कनिष्क के समय के ये थे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा साथियों कि मानव हृदय में चैम्बर्स की संख्या सीधे सीधे पूछी थी। तो आप जानते हैं मानव हृदय में जो ह्यूमन हार्ट है उसमें 4 चैम्बर है, 2 अलिंद और 2 नील है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर ही होगा, छोटा सा क्वेश्चन था, ये ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन कब होता है। तो ध्यान दीजिएगा 1918 में होता है। कब? 1918 में होता है संयुक्त प्रांत जो किसान सभा है उसका गठन। और ध्यान दीजिएगा इसमें कौन कौन से इसके मेंबर रहे थे। तो इंद्र नारायण द्विवेदी, ठीक है, मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल एम लिख दिया यहाँ पे, मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर मिश्रा जो है ये इसके मेंबर थे, ठीक है। स्थापना में इसके इन्होंने भाग लिया था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। संयुक्त प्रांत किसान सभा 1918 उत्तर प्रदेश के अवध वाले रीजन हुआ। और ये लोग इसके संस्थापक में सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट देखिएगा कि वैदिक कालीन प्रशासन में जो है भागदूह क्या है। भागदूह जो है एक टर्मिनोलॉजी दिया हुआ था, पूछ रहा है ये क्या है, तो इसका काम क्या था। तो ध्यान दीजिएगा ये जो है राजस्व जमा करने वाला अधिकारी था। क्या था? राजस्व जो है जमा करने वाला एक अधिकारी था, भागदूह, ठीक है। ये किस काल का है? वैदिक कालीन प्रशासन में एक टर्म था, ये टर्म आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ बताएं कि जो आप एंशियंट जो प्राचीन पढ़ते हैं, ठीक है, प्राचीन हो या मध्यकालीन हो, इसमें जो प्रशासनिक शब्दावलियाँ, ये सारी शब्दावलियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सारे शब्दावलियों को आप एक जगह सारा का सारा टर्म बना के नोट कर लेंगे तो कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, पीसीएस हो, यूपीएससी में, उसमें भी एक दो प्रश्न आपको सीधे सीधे देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वैदिककालीन हो गया, ठीक है, उसके साथ मौर्यकालीन प्रशासन का, गुप्ताकालीन प्रशासन का, है ना। आज ये दिल्ली सल्तनत में जो प्रशासन चली, मुगलों का जो प्रशासन चला, इन सारे पॉइंट्स में अगर आप देखें तो यहाँ से अगर रिलेट करके आप देखते हैं तो सारा का सारा पॉइंट्स आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा एक प्रश्न के रूप में। एजोला की बात करेंगे, एजोला क्या है? तो ये देखो जो ये पौधा है, ये धान के खेत में जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो क्या है ये? जैव उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है एजोला का धान के खेतों में, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट क्या था? तो अगला पॉइंट यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो पूछा था ये दिया था आपको अनुच्छेद दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? अनुच्छेद कुछ दिया हुआ था। और उसके साथ साथ क्या है? मिलान कार्यों के महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है आप देखिए। पहला कार्य अनुच्छेद 324, इसमें अगर बात की गई है तो आप सभी जानते हैं निर्वाचन आयोग की इसमें बात की गई है, अनुच्छेद 324। 315 की अगर हम बात करेंगे साथियों, अनुच्छेद 315, तो ये जो है लोक सेवा आयोग, क्या है? लोक सेवा आयोग, है ना, के बारे में बताता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में बताता है। अभी आगे टर्म आएगा और भी, तो वहाँ पे और क्लियर कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ मैचिंग है, मिलान करने वाला, तो पॉइंट जान लीजिए। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय जो अनुसूचित जाति आयोग उसके बारे में। तो ये चारों के चारों आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या पता आगे फिर प्रश्न बने तो इन्हीं सब आर्टिकल से कोई स्टेटमेंट बना के प्रश्न पूछ ले, तो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे आर्टिकल, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है इसमें कि मिलिंद पन्हो, ठीक है, मिलिंद पन्हो जो है ये क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ये राजा मिलिंद और नागसेन ये एक बौद्ध भिक्षु है, इनको नागार्जुन के नाम से भी जाना जाता है। इनके बीच का एक ये संवाद है। क्या है ये एक संवाद है, मतलब इन दोनों के बीच की जो वार्तालाप है उसी को नाम देगा मिलिंद पन्हो, ठीक है। इसमें राजा मिलिंद थे और नागसेन या नागार्जुन कह लीजिए, इनके बीच का संवाद है। ये नागार्जुन या नागसेन कौन है? तो ये एक बौद्ध भिक्षु थे, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और प्रश्न के हिसाब से जो है आयोग ने यहाँ पे नाम ऑप्शन में नागसेन और नागार्जुन दोनों दिया हुआ था, हालांकि नाम कई जगह एक ही यूज हुआ है, लेकिन आयोग ने जो है यहाँ पे नागसेन को ही यहाँ पे विचार किया, सही माना है, ठीक है। तो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है कि स्पीयर नामक पुस्तक, ठीक है, स्पीयर नामक पुस्तक के राइटर कौन है? तो प्रिंस हैरी। प्रिंस हैरी के द्वारा अगर हम बात करें तो देखिएगा, प्रिंस हैरी के द्वारा स्पीयर नामक पुस्तक ये लिखी गई है, ठीक है। और इसका संबंध किससे है? तो ये कहावत थी, है ना, उत्तराधिकारी और एक अतिरिक्त, ये कहावत उसी से संबंधित ये पुस्तक थी। तो मैं भी अगर इस बार ये पुस्तक पूछा गया है तो आगे अगर प्रश्न बनता है इस पे शायद पूछ ले कि पुस्तक किससे रिलेटेड है, तो ये कहावत थी, उत्तराधिकारी और एक अतिरिक्त, उससे संबंधित ये पुस्तक है। ध्यान दीजिएगा, स्पीयर नामक पुस्तक प्रिंस हैरी से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट था कि इसमें उसी टाइम करंट अफेयर से रिलेटेड है कि इस तरीके से 15वीं लोकसभा में जो है मीरा कुमार प्रथम महिला स्पीकर के रूप में चुनी गई थी। सीधा से ये पूछा था कि प्रथम महिला स्पीकर कौन चुनी गई थी। तो प्रथम महिला स्पीकर जो चुनी गई थी आप ध्यान दीजिएगा वो थी मीरा कुमार,
ठीक है। मीरा कुमारी जो थी ये पहला प्रथम स्पीकर चुनी गई थी महिला। और कब चुनी गई थी तो लगभग लगभग 15वीं जो लोकसभा थी उसमें ये चुनी गई थी लोकसभा की अध्यक्ष, और ये पहली अब महिला स्पीकर चुनी गई थी। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मीरा कुमारी का नाम आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा पेशवाओं से संबंधित एक पॉइंट है। पेशवाओं को दिया था नाम, और उनका जो है शासनकाल का सही क्रम पूछा था। तो क्रम इनका यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं, क्रम देख लीजिए। बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, 1713 से 1720 तक। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740, और माधवराव प्रथम जो है 1761 से 1772। उसके बाद आएंगे नारायण राव 72 से 73, ये सब 1700 के आसपास हैं, ठीक है। 1700 में ही है, 13 से लेकर 73 तक के बीच में चारों चारों पेशवाओं का शासनकाल आपको देखने को मिला। और ये जो शासनकाल है आप देखिए इस तरीके से आपको अरेंज करने के लिए कहीं से भी जो पहले कई बार होता था यहाँ से युद्ध पूछता था, अब जो है राजाओं का क्रम पूछ ले रहा है, अब यहाँ तक कि पेशवाओं का भी क्रम पूछ ले रहा है। कि सारे के सारे पॉइंट्स आपको आयोग के बदलते पैटर्न पे ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, माधवराव प्रथम और नारायण राय, चारों को चारों पेशवाओं का नाम आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ इनका कार्यकाल जो है शासनकाल का रिव्यू भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा वो जो है डोनेस्टक है, ठीक है। डोनेस्टक जो है ये क्या है, यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन केंद्र है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे साथियों तो देखिएगा लगभग इसमें 90% हिस्सेदार भी है, मतलब 90% कोयला यहाँ से ही जनरेट होता है यूक्रेन का। तो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि भूमध्य रेखा से जो है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता जो है उसमें कमी आती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट वाला पॉइंट था, इसको समझिएगा कि भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता में क्या होगी, कमी आती है। और एक पॉइंट और है, क्या कह रहा है, कर्क व मकर रेखा पर जो लवणता है वो सर्वाधिक है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टैटिक का आपका यहाँ पे कंसेप्चुअल स्टेटमेंट बना के पूछा तो पता है पॉइंट, ठीक है। तो समझिएगा कि भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जो लवणता है उसमें कमी आएगी, और कर्क वो जो मकर रेखा है उस पर लवणता क्या है, सर्वाधिक है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट पूछा था 24 घंटे में अगर बात करें तो प्रत्येक स्थान पर 2 बार भाटा आता है, ठीक है। 2 बार ये भाटा आता है, जबकि जब ये कब आता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक आ जाए, जब एक सीधी रेखा में हो जाए। कब हो जाए, तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो जाए, ठीक है, तो भी ये आता है। और 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ये आता है, ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक। अगला पॉइंट है कि पेंगुला की धारा, इस धारा का नाम आपने सुना होगा। तो जब भी कोई इस तरह की धारा धारा है तो 2-3 पॉइंट वहाँ से आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़, ये धारा कहाँ बह रही है, जगह ठंडी है या गर्म धारा है ना, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो कुछ पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखेंगे दोनों तो आपका पॉइंट्स जो प्रश्न के गलत नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए बेंगुएला की जो धारा है ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहती है। कहाँ पे, बेंगुएला की धारा जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहती है। और ये किस तरह की जलधारा है तो ध्यान दीजिए, ये ठंडी जलधारा है। क्या है ये ना, कोल्ड करंट है ये पॉइंट आपको ध्यान रखना बेंगुला के बारे में। इसी टाइम अगर आपको मान ली बेंगुला पूछा तो बाकी जाके आप क्या करेंगे, स्टैटिक पोर्शन देखिए, वहाँ की जितनी सारी अन्य धाराएं हैं उन सारी धाराओं क्या करिए आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगला पॉइंट है, पृथ्वी पर प्रतिदिन लगभग 12 घंटे 26 मिनट पर ज्वार आता है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, कितने टाइम के बाद, टाइम एग्जैक्ट पूछा हुआ था। प्रतिदिन में लगभग 12 घंटे 26 मिनट के बाद ही ज्वार आता है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी की लेखक है, पुस्तक है द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी। इसके लेखक कौन है तो बुन्नार मिडल, ठीक है। बुन्नार मिडल जो है इसके लेखक है। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी के ये लेखक है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला पॉइंट देखिएगा कि ईवी जो रामास्वामी नायकर हैं, ईवी रामास्वामी नायकर, इनको किस अन्य नाम से जाना जाता है तो पेरियार, ठीक है। इनको एक अन्य नाम से जाना जाता है, पेरियार के नाम से जाना जाता है, ईवी रामास्वामी नायकर, ठीक है साथियों। तो ध्यान दीजिएगा इनको किस नाम से जाना जाता है तो पेरियार के नाम से जाना जाता है। और इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो असहयोग आंदोलन में हिस्सा इन्होंने लिया था, ठीक है, 1925 में इन्होंने क्या किया था, कांग्रेस को छोड़ दिया था। असहयोग आंदोलन में हिस्सा भी लिया था, लेकिन 1925 में इनके बारे में पॉइंट है कि इन्होंने क्या किया था, कांग्रेस को छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नाम जो ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार के नाम से भी जाने जाते हैं, असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया बट 1925 में कांग्रेस को छोड़ दिया था, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट देखिएगा, पानी को इकट्ठा करना, पानी को इकट्ठा करना, भंडारण करना और पानी छोड़ना, ठीक है। इकट्ठा करना,
पानी को छोड़ना, ये सब किसका काम है? तो जल विभाजक का। किसका? जल विभाजक जो वाटर शेड है उसका ये काम है। ठीक है, क्या करना कि पानी को इकट्ठा करना, भंडारण करना और छोड़ना किसका काम है? जल विभाजक का काम है। वाटर शेड जो है उसका ये काम होता है। तो इंपॉर्टेंट तरह के पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट है मैच द फॉलोइंग करके था। कुछ जनसंख्या के सिद्धांत दिए हुए हैं और उसके साथ साथ प्रतिपादक दिया हुआ है। मतलब किसने दिया सिद्धांत देखिए और उसके बाद इसको दिया किसने वो देखिए। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत ये दिया था एडविन कैनन ने। किसने? एडविन कैनन ने दिया था। सामाजिक जो है ना, सामाजिक अब समायोजन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ध्यान दीजिएगा, हेनरी जॉर्ज ने। किसने? हेनरी जॉर्ज ने दिया था। और जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत थॉमसन ने। और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति का जो सिद्धांत है किसने? माल्थस ने। माल्थस वाला हालांकि कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो मे भी अब आगे यहाँ से जो पॉइंट बनेगा साथियों वो ध्यान दीजिएगा, इसमें से कोई एक पॉइंट लेके आपसे उससे पूछ ले कि इसके प्रतिपादक कौन है। ये तो कई बार पूछा जा चुका है माल्थस वाला। बाकी ये 3 जो अन्य है, इन तीनों पे आपको क्या है अच्छे से ध्यान रखना है। एडविन कैनन, हेनरी जॉर्ज, थॉमसन या माल्थस। ठीक है, ये चारों के चारों पॉइंट्स आपको किसके साथ याद रखना है? तो इसके जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के साथ इनका नाम याद रखना है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला एक पॉइंट है, कह रहा है कि नेपेंथिस जो है, नेपेंथिस एक खटपर्णी है। ये क्या है? कीटभक्षी पौधा है। तो ध्यान दीजिएगा, नेपेंथिस क्या है? ये कीटभक्षी पौधा है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ऐसे नाम से नेपेंथिस ये क्या है? कीटभक्षी पौधा है। अगला पॉइंट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच जो सीमा है वो सीमा कौन बनाती है? तो रियो ग्रांडे वो कोलोराडो नदियाँ, 2 ये नदियाँ हैं, आपको ध्यान में रखना है। 2 नदियाँ जो है ये क्या बनाती हैं? तो देखेंगे आप कि संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच में क्या बनाती है? सीमा रेखा बनाती हैं, रियो ग्रांडे नदी और कोलोराडो नदी। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट क्या है साथियों? तो अगला पॉइंट कह रहा है कि एक तरफ दर्रा दिया हुआ है और स्थिति दिया हुआ है। तो माना और नीति दर्रा आप जानते हैं उत्तराखंड में है। माना और नीति दर्रा उत्तराखंड। दिखु दर्रा की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश। और अगली जो पास है दर्रा है वो आपका लद्दाख में। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर यहाँ से मे भी कोई एक पॉइंट दूर लेके आपके आगे जो प्रश्न बने उस प्रश्न में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इतना सारा पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दर्रा और स्थिति। ठीक है, यहाँ तक ये सारे पॉइंट्स आपको कोशिश कीजिएगा इस तरह के जो पॉइंट्स हैं वो आप क्या करें, मैप के माध्यम से जो है, मैप के माध्यम से आप उसको करने का प्रयास करें। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है पोषक स्तर। ठीक है, पोषक जो स्तर होता है वो क्या है? ट्रॉफिक लेवल। इससे क्या है? तो आप ध्यान दीजिएगा, खाद्य श्रृंखला में जीवों का जो संबंध होने से ये बनते हैं। जीवों का क्या है? संबंध होने से इनका रिलेशन है। ऐसे पूछा था कि पोषक स्तर क्या है? तो सिंपल से इसका पॉइंट था कि खाद्य श्रृंखला में जो जीवों का संबंध बनाते हैं, ठीक है, उससे ये संबंधित है पोषक स्तर। और इसमें अगर हम बात करें तो कुछ अन्य पॉइंट्स हैं जो आप देख लीजिएगा, जैसे कि इसमें एक लेवल होता है सर्वाहारी, फिर उसके बाद से द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक और स्वपोषी। ये इस तरीके से इनका ये लेवल बनता है ट्रॉफिक लेवल पे। ठीक है, टॉप टू बॉटम कैसे आता है? तो टॉप टू बॉटम में से देख लीजिए, सर्वाहारी, फिर द्वितीयक, फिर प्राथमिक या स्वपोषी। नीचे से अगर आप जाएंगे तो इस तरीके से इनका ये ट्रॉफिक लेवल बनता है। क्लियर है यहाँ तक? 4 वन योजनाएं करा दी और इससे रिलेटेड जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे के सारे आपको कंप्लीट करा दिया है। क्लियर है? आप यहाँ से चैनल के माध्यम से देखें। सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे कि आपको दृष्टि की टॉप जो टेस्ट सीरीज है वो कराई जा रही है। यहाँ से आप कीजिए, नोट्स बनाइए, इसका रिवीजन कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे पर्यावरण को लेके इसी तरीके से हर एक सेगमेंट का आपको मिल जाएगा। ये पर्यावरण है, साइंस का मिल जाएगा, बाकी सबका मिल जाएगा। जहाँ से प्रश्न आ रहे हैं जो हमने टॉपिक बताया उस सारा टॉपिक्स आपको करा रखा है। एक बार आप चैनल को विजिट कीजिए, जाइए देखिए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। अभी यहाँ देखिए साइंस का पूरा PYQ का एनालिसिस करा रखा है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपके प्रीलिम्स के मार्क्स में। उत्तर प्रदेश विशेष की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश स्पेशल कंप्लीट आपको देख रहे हैं, चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे कंप्लीट कराया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे आपको चीज़ें ऐसे कर लीजिए वैसे कर लीजिए ये बताई जाती हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपको उतना ही चीज़ बताए थे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है और हमने आपके लिए यहाँ पे इतना किया है। तो ये इसलिए है कि ये आपको हेल्प करे कहीं ना कहीं। आप एक बार चैनल जाइए, ऐसे विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में देखिए PCS की टेस्ट सीरीज, RO में टेस्ट सीरीज, ये दोनों टेस्ट सीरीज मैं तो कहूँगा इस दोनों को देखिए। ये टेस्ट सीरीज लगभग एक ही है। ठीक, करंट अफेयर के लिए पूरा मंथली करंट अफेयर आपको यहाँ मिल रहा है। यहाँ से मैं कह रहा हूँ करंट अफेयर का आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंथली सारा करंट अफेयर है, इसको पढ़िए और हैंड रिटन नोट्स आप PDF या टेलीग्राम से प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, उसके साथ एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बूस्टर सीरीज जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको आप कीजिए और इसका नोट्स या तो प्रिंट ले लीजिए या कुछ भी कीजिए, बट इसको कीजिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इतना सब अगर आप कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लीजिए। आप अपना नोट्स पढ़ते रहिए, अपना जो पढ़ रहे पढ़िए, लेकिन एक बार इस टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा और ये टॉपिक आपसे छूटने नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक, उसके साथ साथ CSET के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया, वीडियोज़ आ गई है और उसमें इंपॉर्टेंट मैंने CSET के लिए क्या एम्फेसाइज किया था आपका
हिंदी को लेकर, ठीक है। हिंदी को क्यों कहा, हिंदी पर अगर आपका फोकस रहेगा तो 20 क्वेश्चन आपके आराम से हैं वहाँ से, 15 प्लस अगर आप वहाँ से कर लेंगे तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको और करने रहेंगे, जहाँ से आप इंटरपर्सनल स्किल, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल, वो सब करके, है ना, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत रीजनिंग करके आप आराम से निकाल सकते हैं। और ये हिंदी इसलिए मैं कह रहा था कि हिंदी आपको जानते हैं कि अभी आने वाले कुछ ही दिनों में ROR का पेपर होगा, वहाँ पे आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी। तो आई होप सो कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही है कि किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से रिवाइज़ करना है, क्योंकि जब तक आपका एक प्रॉपर रोड मैप नहीं रहेगा तो चीज़ें आपको इधर उधर डाइवर्ट करेंगी, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट रहिए, टू द पॉइंट रहिए कि जो आपका ये टॉपिक्स है उस पर स्ट्रिक्ट रहिए। आपके खुद के अगर शॉर्ट नोट्स है तो उससे पढ़िए, और ये पिछले वर्ष के तथ्य जो वगैरह हैं ये आप टेलीग्राम से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे वो बूस्टर सीरीज़ में आपको सारी चीज़ें वहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। तो अब देखिएगा क्या चीज़ बताया पहले कि पॉइंट को आपको पॉइंट बना के कट करके रिवाइज़ करना है, और रिवाइज़ करते समय आपको लिख के रिवाइज़ करना है, ठीक है। और सारे जो इंपॉर्टेंट्स PYQs हैं उसका आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो कंप्लीट इतनी सारी चीज़ें कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ बताऊँ चाहती हूँ कि इस चैनल के माध्यम से, ठीक है, जहाँ से अभी आप हैं ये वीडियोस देख रहे हैं, यहाँ से UPPCS प्रीलिम्स के लिए बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। जैसा कि मैं बताऊँ कि देखेंगे UPPCS के लिए करंट अफेयर, ये करंट अफेयर कंप्लीट महामैराथन है आपका, जनवरी से लेके अगस्त तक का, ठीक है। कंप्लीट इसमें 500 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवरअप है। और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट की कंप्लीट एक वीडियोज़ आ गई है, ठीक है। इसको जाकर आप कंप्लीट एक वीडियो में आप इसको कंप्लीट कीजिए फटाफट से, ये भी वीडियो आने वाला है। और जो आ गया है उसमें देखेंगे कि एंशिएंट का आपका कंप्लीट आया हुआ है, इसमें क्या है कि कंप्लीट रिवीजन आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ के रिवीजन अपने कीजिए। तो उसके साथ साथ जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसको कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है। एक सेशन ये चल रहा है, ठीक है। बाकी देखेंगे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रही है, और ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ अलग से सेशन है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे संविधान संशोधन से परीक्षा में प्रश्न आता है, इस तरह की वीडियोज़ भी चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश बजट स्पेशल कंप्लीट करा दिया गया है, जहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली सरकारी योजनाओं को लेकर, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें रहेंगी, फटाफट से आप जुड़ जाइए और यहाँ से जुड़िए। उसके साथ साथ आप देखेंगे PDF के लिए क्या कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, यहाँ से चीज़ें आपको अपडेट मिलती रहेंगी। और इतनी सब चीज़ों को अपने साथ कीजिए। और अंततः मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी तैयारी पे विश्वास रखिए, आपने जो पढ़ा है वहीं से चीज़ें आएंगी, ठीक है। रिवाइज़ करते रहिएगा, ठीक है, रिवाइज़ करते रहिएगा, बार बार चीज़ों को पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए, जो चीज़ छूट गया उसको छोड़िए, बाकी जितना पढ़ा उसको रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए, और CSET पे खास कर ध्यान रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फर्दर आपके कोई कमेंट्स वगैरह रहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।